तो आज की मूवी की कहानी एक ऐसे योद्धा औरतों के बारे में है जो अपने सल्तनत दामों को बचाने के लिए अपना सारा जीवन का सुख, मोह और वैवाहिक जीवन त्याग कर अपनी सल्तनत की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ी रहती। मगर यूरोपियन देश के कूटनीति और पैसे के लालच में और भी सल्तनत से परेशान इनका राज अभी भी पूरी तरह आज़ाद नहीं हुआ था। तो इन सभी से लड़ने के लिए दाहोमी सल्तनत में एक ऐसे औरतों के गुट को योद्धा बनाया गया जिसे हरा पाना लगभग नामुमकिन था। मगर अपने राज के सुल्तान के हुक्म के आगे ये अपनी सीमा नहीं लांघ सकती थी। तो क्या ऐसे में महिला योद्धा अपने राज को गुलामी से कब तक आज़ाद करा पाएगी, इसका पता इस वीडियो में चलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा सारा वीडियो अब तक पहुंचता रहे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी के पहले सीन की तरफ। तो दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है जहां कुछ औरतें अंधेरे से निकलती है और सामने पुरुषों के झुंड पर हमला करती है और उन सभी पुरुषों को मार गिराती है। और फिर बाद में पता चलता है कि वह महिलाएं अपने लोगों को उन सब के कैद से छुड़ाने आए होते हैं और उन सब कैदियों में से कुछ गुलाम भी होते हैं जो दूसरे सल्तनत के होते हैं। फिर हम एक योद्धा महिला को देखते हैं जिसका नाम नैनिस्का होता है और वह महिला योद्धाओं के सेनापति होती है जो अपनी तलवार से घोड़े की नाल को उठाती है और किसी ओयो सेना के बारे में बात करती है। फिर सभी योद्धा मिलकर उन सब कैदियों को अपने घर ले जाते हैं। फिर अफ्रीका के दाहोमी सल्तनत को देखते हैं जहाँ का माहौल खुशहाली से भरा होता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नावी होता है। उसे एक औरत उसके शादी के कपड़े के बारे में पूछती है मगर नावी को नहीं पता होता कि उसकी शादी होने वाली है। फिर एक सायरन बजता है जिसे सुनकर नावी और बाकी सभी लोग उस तरफ भागते हैं। तभी पता चलता है कि वह महिलाएं योद्धा अपने लोगों और कैदियों के साथ पहुंचते हैं। उन योद्धाओं को देखकर सभी लोग अपना सिर नीचे कर लेते हैं क्योंकि उन सब योद्धाओं को देखना साधारण लोगों के लिए मना होता है। वहाँ के लोग उन योद्धाओं को अगोजी कहकर बुलाते हैं। आगे हम देखते हैं नावी को जो अपने सहेली के साथ फल लेकर घर लौट रही होती है। पर तभी नावी के पास एक बच्चा आता है और नावी को कहता है कि तुमसे मिलने के लिए घर पर रईस जैसा आदमी आया है। फिर हम देखते हैं कि नावी के सामने एक मर्द खड़ा होता है जो काफी उम्र का होता है। वह मर्द नावी से खुद की शादी के बारे में बात करता है मगर नावी कुछ जवाब नहीं देती। तभी वह मर्द नावी को एक थप्पड़ मार देता है मगर नावी उस मर्द को धक्का दे देती है। वह मर्द गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद नावी के पिता उसे पकड़कर सुल्तान को सौंपने जाते हैं और कहते हैं कि इसे कोई शादी नहीं कर सकता। तभी वहां पर एक अगोजी आती है और नावी को अंदर ले जाती है। अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे अगोजी अपने हथियार से लड़ने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी नावी आगे चलकर एक कढ़ाई के बारे में पूछती है कि उसमें क्या है। इस पर वह अगोजी बोलती है कि उसमें रंग बन रहा है मगर वह अगोजी नावी से पूछती है कि तुमने क्या सोचा था। इस पर नावी बोलती है कि उसे लगा कि उसमें खोपड़ियां हैं। तभी वह अगोजी एक तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वह खोपड़ियां उधर है। फिर हम देखते हैं कि वह अगोजी एक और दरवाजा खोलती है और कहती है कि यह इलाका सिर्फ औरतों का है। और हम देखते हैं कि उस इलाका में सिर्फ औरतें ही होती हैं जो अपनी मनोरंजन के साथ साथ दिनचर्या भी काटती है। आगे हम देखते हैं जहाँ बहुत सारे लोग घोड़े पर सवार होकर एक जगह उतरते हैं। यह वही जगह होता है जहाँ अगोजी ने अपने लोगों को छुड़ाया था। वहाँ एक घुड़सवार उतरता है और वहाँ एक मरे हुए अगोजी को देखता है और अपने मरे हुए लोगों को भी देखता है। तभी वो घुड़सवार चिल्लाकर अपने लोगों से कहता है कि दाहोमी के नए सुल्तान ने लोगों की हिम्मत बढ़ा दी है। यहाँ पर एक बात पता चलता है कि वह आदमी ओयो राज के सेना के सेनापति होता है जिसका नाम ओबा डी होता है। आगे हम देखते हैं दाहोमी के सुल्तान को जो अपनी रानियों से मिल रहा होता है और फिर उसके बाद नैनिस्का से मिलता है। फिर आगे देखते हैं कि दरबार में दाहोमी के सुल्तान और वहाँ के मंत्रियों के बीच ओयो राज के फौज को लेकर बैठक होती है। तभी वहाँ का सुल्तान बोलता है कि ओयो की फौज ने हमारे इलाके में आकर समझौतों को तोड़ा है और अगली बार वह भेंट लेने आएंगे तो हम मना कर देंगे। इस पर एक मंत्री बोलता है कि ऐसा अगर हम करेंगे तो जंग छिड़ जाएगी। इस पर सुल्तान बोलता है कि आखिर कब तक हम लोग उन लोगों से डरकर जीते रहेंगे उनकी ताकत के सामने। इस पर वह मंत्री बोलता है कि उन लोगों के पास हम लोग से दुगनी फौज है और अगर सामना ही करना है तो हमें वक्त चाहिए होगा ताकि अपनी फौज को तैयार कर सकें। तभी नैनिस्का बोलती है कि अगोजी की फौज भी लड़ने के लिए तैयार है। तभी एक और मंत्री बोलती है कि लड़ाई से शांति अभंग हो जाएगी। इस पर नैनिस्का बोलती है कि शांति का कारण गुलाम है क्योंकि उन्हें बेचने पर हथियार और पैसे का प्रबंध होता है। फिर नैनिस्का बोलती है कि हम गुलामों की जगह सोने और ताड़ का तेल बेचकर हथियार और पैसे का इंतजाम कर सकते हैं। इस पर सुल्तान नैनिस्का से बोलता है कि हम कितना ताड़ का तेल का उत्पादन कर सकते हैं। फिर सुल्तान ओयो को आखिरी भेंट देने पर मान जाता है और यहाँ पर यह बैठक खत्म हो जाती है। आगे हम देखते हैं एक एमेंजा नाम की अगोजी को जो सुल्तान गेजू के बारे में उन सब नई लड़कियों को बता रही होती है।
तभी वहाँ नेनिस्का पूछती है और उन सब लड़कियों से कहती है कि हम अगोजी हैं और हम लड़ते हैं या मरते हैं सुल्तान के लिए, और कहती है कि पूरे अफ्रीका में इस तरह महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता जो यहाँ मिलता है, और कहती है कि अगोजी बनने के बाद ना कोई शादी करता है ना ही बच्चे पैदा करता है। ये भगवान क्या जुल्म है। हम सब जीते हैं सिर्फ सुल्तान के लिए और अपनी बहनों के लिए, और कहती है कि जिसे भी यहाँ नहीं रहना वो अभी जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ औरतें वहाँ से चली जाती हैं। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ नावी एक हथियार को उठाने की कोशिश करती है, मगर तभी वहाँ पर एक अगोजी आकर उसे छूने से मना कर देती है। फिर वहाँ एक और अगोजी आती है और अपनी तलवार के बारे में बताती है। फिर वह अगोजी नावी को नहाने के लिए कहती है। आगे हम देखते हैं कि वह नई लड़कियां ट्रेनिंग के लिए तैयार होती है और उन्हें हथियार के रूप में एक रस्सी दी जाती है, मगर नावी उस रस्सी को हथियार नहीं मानती। पर वहीं पर मौजूद नेनिस्का नावी को अपनी तलवार देकर पुतले का गर्दन काटने को कहती है, मगर नावी उस पुतले का गर्दन नहीं काट पाती। तभी नेनिस्का नावी से कहती है कि तुम अभी रस्सी की ही लायक हो। आगे हम देखते हैं कि उन सब नई लड़कियों को एक अगोजी जिसका नाम इज़ोगी होता है वह आखिरी इम्तिहान के लिए तैयार करती है और कहती है कि जो भी यह इम्तिहान पास करेगा उसे अगोजी बना दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि उन सब लड़कियों का ट्रेनिंग हो रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि इगोजी एक मर्द योद्धा के साथ मौत का खेल खेल रही होती है जिसमें इगोजी की जीत होती है। फिर हम देखते हैं नावी और उसके साथी जा रहे होते हैं, मगर तभी नावी अपने एक और साथी से बोलती है कि वह इगोजी की तरह बनना चाहती है और उसे जो भी छुएगा वह उसका हाथ तोड़ देगी। आगे हम देखते हैं कि अगोजी को तलवार चलाने की प्रैक्टिस करवाई जा रही होती है, मगर जब वह अगोजी पुतले का गर्दन काटती है वैसे ही एक छोटा सा धमाका हो जाता है। फिर नेनिस्का उस धमाके का दोषी को ढूंढती है, तभी पता चलता है कि वह बारूद पुतले में नावी ने लगाया होता है। नेनिस्का नावी से कुछ सवाल करती है, मगर नावी जवाब में उसे अकड़ दिखाने लगती है। इस पर नेनिस्का नावी को फौज से बाहर निकालने की धमकी देती है, मगर तभी नावी रोने लगती है और कहती है कि उसे फौज में रहना है और सुल्तान के लिए लड़ना है, और नेनिस्का से खुद को ना निकालने के लिए गिड़गिड़ाती है। फिर नेनिस्का नावी की हथियार को छीनकर उसे जाने को कहती है। आगे हम देखते हैं कि नावी अकेले बैठी होती है, तभी इगोजी वहाँ पहुँचती है और नावी को खाना खाने को कहती है। फिर इज़ोगी नावी को नेनिस्का की बीती बातों के बारे में बताती है कि कैसे उन्होंने अपने आप को ओयो की कैद से छुड़ाया था, और इसके बाद यहाँ सभी लोग नेनिस्का के दीवाने बन गए। आगे हम देखते हैं कि नेनिस्का एक बुरा सपना देखकर जागती है, तभी वहाँ एमेंजा पहुँचती है और नेनिस्का को दावा देकर उसके सपने के बारे में पूछती है। फिर नेनिस्का अपने सपनों के बारे में बताती है। एमेंजा नेनिस्का के सपनों के बारे में सुनकर वह गोटियों से भविष्यवाणी करने लगती है और कहती है कि तुम्हारे अतीत से कोई आने वाला है, अब तुम उसके लिए तैयार हो जाओ। आगे हम देखते हैं कि दाहोमी के महल में सारे अगोजी नाच रहे होते हैं और भेंट देने की तैयारी कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ कुछ घुड़सवार आए होते हैं जो ओयो के फौज और साथ में उसके सेनापति होता है। ओयो के सेनापति दाहोमी के सुल्तान से कहता है कि उसका नाम ओवाडी है और उसको ओयो के सुल्तान ने यहाँ भेजा है। फिर ओयो का एक फौजी उनके भेंट को कम बताता है और इसके बदले 40 अगोजी मांगता है, मगर दाहोमी के सुल्तान 20 अगोजी देने को कहता है जो उनके द्वारा चुना होता है। फिर देखते हैं कि नेनिस्का उन 20 अगोजियों को चुनती है। नेनिस्का 20 अगोजियों चुनने के बाद वह अपने देवी देवताओं के पास जाती है और उसे अपने अतीत का याद आता है जहां एक आदमी उसका बलात्कार कर रहा होता है। तभी वहां अमेंजा पहुंचती है और नेनिस्का से पूछती है कि क्या हुआ। इस पर नेनिस्का बोलती है कि तुम्हारी गोटियों ने सही कहा था। फिर हम एक बंदरगाह को देखते हैं जिसका नाम ओएडा होता है, जहाँ गुलाम और कुछ यूरोपियन होते हैं। फिर नाव से एक बंदा उतरता है जिसका नाम मलिक होता है और उसका दोस्त जिसका नाम सैंटो होता है। फिर वह लोग शहर के अंदर जाते हैं जहाँ देखते हैं कि कई सारे गुलाम बेड़ियों में बंधे होते हैं और कई सारे पिंजरे में होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ अगोजी पहुँचती है और साथ में एक टोकरी लाए होती है और ओयो को सेनापति के सामने उसे रखती है। ओयो को सेनापति दाहोमी के सुल्तान का मजाक उड़ाता है और कहता है कि दाहोमी के सुल्तान ने मर्दों की जगह औरतों को भेजा है। तभी नेनिस्का उस टोकरी को गिरा देती है जिसमें से कटे हुए सर निकलते हैं जो ओयो के सैनिक होते हैं। और फिर नेनिस्का कहती है कि दाहोमी के सुल्तान गेजू किसी से नहीं डरते हैं। और फिर नेनिस्का सभी अगोजी को भागने कहती है, मगर खुद रुककर ओयो के सेनापति से लड़ने लगती है। तभी हम देखते हैं कि नावी नेनिस्का की मदद करती है और ओयो की सेना को गेट के अंदर बंद कर देती है। फिर नेनिस्का और नावी मौका देखकर वहां से पानी में कूद जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागते हैं। ये हम देखते हैं नेनिस्का नावी को डांट रही होती है क्योंकि उसने योजना के अनुसार अपने सेनापति के ऑर्डर का पालन नहीं किया था। फिर हम देखते हैं कि ताड़ के फलों से तेल बनाने की तैयारी हो रही होती है। तभी हम नेनिस्का और सुल्तान गेजू को देखते हैं जो ताड़ के तेल के मुनाफे और साथ ही साथ अपने राज के लोगों के बारे में बात करते हैं। नेनिस्का बोलती है कि यूरोपियन ने हमारे समाज में जहर घोल दिया है और अगर हम गुलाम बेचेंगे तो हमारा सल्तनत आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए हमें अपने लोगों को और बाहर के लोगों को भी अपनाना होगा। फिर हम ओवाडी को देखते हैं जो मलिक के दोस्त सेंटो के साथ कारोबार का बात कर रहा होता है। फिर ओवाडी सेंटो को गुलाम देने का वादा करता है और वहां से चला जाता है। आगे देखते हैं कि मलिक और उसका दोस्त सेंटो अपने गुलाम के साथ कहीं जा रहे होते हैं।
फिर हम नावी को देखते हैं जो एक झरने के पास रुकती है और एक पत्थर उठाकर अपने तलवार का धार तेज करती है। तभी उसे कुछ सुनाई देता है और उस आवाज की ओर जाती है। फिर हम देखते हैं मलिक को जो नहा कर निकलता है। तभी वह देखता है कि उसका कपड़ा गायब है और अपने दोस्त सेंटो से अपने कपड़े को मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि सेंटो ने उसके साथ यह मजाक किया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ नावी पहुँचती है मलिक के कपड़े के साथ। मलिक अपना कपड़ा मांगता है। फिर नावी मलिक से कहती है कि तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, जैसे तुम गुलामों को ले जाते हो नंगे। फिर मलिक बोलता है कि वह गुलामों को नहीं ले जाता और कहता है कि वह यहाँ दहोमी में घूमने आया है और कहता है कि मेरी माँ दहोमी की थी और मेरे पिता एक यूरोपियन थे। मगर तभी वहाँ पर सेंटो पहुँच जाता है और नावी वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि मलिक और सेंटो सुल्तान गेजू के पास पहुँचते हैं और उन्हें तोहफा देते हैं। सुल्तान गेजू उन दोनों का स्वागत करता है और अगोजी के आखिरी इम्तिहान को देखने का न्योता देता है। फिर हम देखते हैं कि इम्तिहान शुरू होता है जहां हम देखते हैं कि सारे अगोजी एक कांटेदार झाड़ी को पार करके एक लकड़ी के दीवार को फाड़ना होता है और सामने कुछ मुफ्तंडे से भिड़कर तलवार से एक पुतले की गर्दन काटना होता है। हम देखते हैं कि नावी इस इम्तिहान में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। यह देखकर सुल्तान गेजू नावी को शाबाशी देता है और साथ में पुरस्कार के रूप में एक तलवार देता है। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ इगोजी नावी के कांटे को निकाल रही होती है और तभी वहां नेनिस्का पहुंचती है और अपने कटे निशान को दिखाती है और कहती है कि ऐसे ही निशान तुम्हें आगे भी मिलते रहेंगे और यही योद्धा की असली पहचान होती है। फिर नेनिस्का नावी के एक कटे हुए निशान को देखती है और उससे पूछती है कि यह निशान कैसे हुआ। इस पर नावी बोलती है कि उसे नहीं पता कि वह अनाथ थी और उसके पिता ने उसे घर लाया था। यह सब सुनकर नेनिस्का अपने कमरे में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि अमेंजा और नेनिस्का बातें करते हैं। तभी नेनिस्का अमेंजा से पूछती है कि तुमने उस बच्ची का क्या किया था। इस पर अमेंजा बोलती है कि तुम्हारे हुक्म के अनुसार मैंने उसे एक मिशनरी को दे दिया था। फिर अमेंजा बोलती है कि कहीं तुम्हें लगता है कि नावी वह बच्ची तो नहीं। इस पर नेनिस्का बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। आगे हम देखते हैं कि सुल्तान गेजू और सेंटो गुलामों के कारोबार के बारे में बात कर रहे होते हैं। सेंटो सुल्तान गेजू से कहता है कि आपने गुलामों को बेचने से मना किया है और कहता है कि अगर आप गुलाम नहीं बेचोगे तो आप महफूज नहीं रह पाओगे। इस पर सुल्तान गेजू बोलता है कि अगर मैं महफूज नहीं रह पाऊंगा तो तुम भी महफूज नहीं रह पाओगे। फिर हम देखते हैं नावी और मलिक एक दूसरे से चुपके से बात कर रहे होते हैं। तभी मलिक बोलता है कि वह नावी के कबीले के बगल में डेरा डालने वाला है और मलिक नावी को मिलने बुलाता है। मगर नावी बोलते है कि आज उसका रक्त शपथ है। इस पर मलिक बोलता है कि रक्त शपथ होने के बाद मिलने आ जाना। आगे हम देखते हैं कि सारे अगोजी का रक्त शपथ हो रहा था। रक्त शपथ होने के बाद नावी मलिक से मिलने जाती है और वहाँ मलिक से बातें करती है। नावी को मलिक से बातें करने के दौरान उसे मलिक ओयो के साजिश के बारे में बताता है। फिर नावी अपने सेनापति को ओयो की बात बताने के लिए जाती है, मगर जाते जाते नावी मलिक को सौगात देती है। फिर मलिक बोलता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इस पर नावी मलिक के करीब आती है और मलिक की खंजर ले लेती है। फिर नावी नेनिस्का के पास जाती है और मलिक की सारी बातें बताती है, मगर नेनिस्का नावी को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम एक अगोजी हो और तुम्हें मर्दों से दूर रहना होगा, क्योंकि नेनिस्का नावी को मलिक से बातें करके देख लेती है। इस पर नावी नेनिस्का से अच्छे बर्ताव नहीं करती और कहती कि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, तुम तो दुश्मन के हाथों पकड़ी गई थी। तभी नेनिस्का बोलती कि जब मैं पकड़ी गई थी तो मेरे साथ हर रोज बलात्कार होता था और मैं अपने मरने की दुआ मांगती थी, मगर जब मैं बचकर भागी तो मैं माँ बनने वाली थी और मुझे सभी से छुप कर रहना पड़ता था। फिर नेनिस्का बोलती कि जब मैं बच्चे को जन्म दे रही थी तो वह लड़की निकली, तो मैंने उसके पीठ पर घाव देकर उसके घाव में एक शार्क का दांत छुपा दिया। फिर नेनिस्का नावी के पीठ पर चाकू से काटती है, जिसमें से एक शार्क का दांत निकलता है। तभी नावी को पता चलता है कि उसकी माँ नेनिस्का है। यह बात जानकर वह पानी से बाहर निकलती है और महल के बाहर जाकर एक जगह बैठकर रोने लगती है। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ नेनिस्का ओयो कुछ सेना को दूरबीन से देखती है और कहती है कि उन्हें आने में लगभग 2 दिन लग जाएंगे, तो इसलिए हम उनके ही कबीले पर जाकर हमला करेंगे। फिर हम अगोजियों को देखते हैं जो युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं और तभी अगोजी के सेनापति नेनिस्का सभी अगोजी को मोटिवेट करती है और कहती है कि 90 साल से दहोमी ओयो के पैरों के तले जी रहा है, मगर अब वक्त खुद को आजाद करने का है। फिर हम आगे देखते हैं नेनिस्का मसाल से जमीन पर फैले तेल को आग लगाती है और हम देखते हैं कि ओयो के कबीले में धमाका होने लगता है और थोड़ी देर बाद दहोमी और ओयो के बीच घमासान युद्ध हो जाती है। युद्ध के दौरान दोनों पक्ष से सैनिक मारे जाते हैं, मगर ओयो के सैनिक ज्यादा मारे जा रहे थे। युद्ध में हम नावी को देखते हैं जो अपने तलवार में रस्सी लगाकर ओयो के सैनिक को मार रही होती है, मगर तभी ओयो के एक सैनिक आकर नावी को एक गड्ढे में फेंक देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। फिर हम नेनिस्का को देखते हैं जो सभी ओयो के सैनिक को मार रही होती है, जो उसके सामने आते हैं। ओयो के सेनापति ओबाडी दाहोमी के सैनिक को इस तरह लड़ता देख अपने सैनिक को पीछे हटने को कहता है और फिर हम देखते हैं कि ओयो के सभी सैनिक भागने लगते हैं
और भागते भागते बेहोश पड़े कुछ अगोजी को अपने साथ ले जाते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि दहोमी के सैनिक अपनी जीत पर जश्न मनाते रहते हैं, मगर नैनिस्का नावी को ढूंढ रही होती है पर वह नहीं मिलती। फिर हम एक टांगे को देखते हैं जिसमें अगोजी पड़ी होती है और उस अगोजी में नावी भी होती है। फिर देखते हैं कि नावी अपनी एक साथी अगोजी को टांगे से कूदने को कहती है और जान बचाकर भागने को कहती है क्योंकि वह बंधी नहीं होती। फिर देखते हैं कि वह अगोजी टांगे से कूद जाती है। आगे हम देखते हैं ओयो के सैनिक कैदियों को कैद कर रहे होते हैं और साथ में कई और गुलाम भी होते हैं। फिर वहाँ ओयो का सेनापति ओबाडी आता है और एक अगोजी को बेचने को कहता है क्योंकि योद्धाओं का दाम गुलामों से ज्यादा होता है। फिर पिंजरे में हम नावी को देखते हैं जो इजोगी से मिलती है। इजोगी का हाथ टूटा होता है और वह कहती है कि नैनिस्का ने हमें पकड़े जाने पर मर जाने को कहा था। इस पर नावी इजोगी की मनोबल बढ़ाते हुए बोलते हैं कि हम लोग अगोजी हैं और हम हार नहीं मानते, हमें अभी अपना दिमाग लगाना होगा और यहाँ से भागना होगा। फिर हम देखते हैं वो टांगे से भागे हुए अगोजी को और वो नैनिस्का को सारी बात बताती है। फिर वहाँ पुरोहित आते हैं और नैनिस्का से कहते हैं कि उन्हें सुल्तान ने बुलाया है। फिर हम दरबार में देखते हैं कि सुल्तान और उसके साथ रानी बैठी होती है और वहीं पर नैनिस्का भी होती है। फिर सुल्तान कहता है कि वह इस राज का साथी शासक चुन लिया है जो लोगों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और फिर हम देखते हैं कि दहोमी के सुल्तान नैनिस्का को अपना साथी शासक चुनता है। फिर हम देखते हैं नैनिस्का सुल्तान से अपने अगोजी साथी को ओयो के चंगुल से छुड़ाने की बात करती है, मगर सुल्तान गेजू उसे मना कर देता है और कहता है कि इस वक्त तुम्हारी जरूरत यहाँ है। फिर हम अगोजी को देखते हैं जिसे नीलामी के लिए ले जाया जा रहा होता है। फिर देखते हैं कि इजोगी का नीलामी होता है, मगर जैसे ही नीलामी होता है वह अगोजी पहरेदारों का हथियार छीनकर भागने लगती है, मगर भागने के दौरान नावी पकड़ी जाती है। इजोगी नावी को पकड़े देख उसे बचाने के लिए जाती है, मगर पीछे से एक पहरेदार इजोगी को गोली मार देता है और इजोगी की वहीं मौत हो जाती है। नावी इजोगी को पकड़कर रोने लगती है क्योंकि इजोगी नावी के काफी करीब हो गई थी। आगे हम देखते हैं कि नैनिस्का अकेले ही अपने अगोजी साथियों को छुड़ाने के लिए निकल पड़ती है और थोड़ी दूर जाने के बाद नैनिस्का के पीछे कुछ और अगोजी साथी साथ हो जाते हैं। इधर सुल्तान को नैनिस्का की बातें पता चलती है कि वह कैदियों को छुड़ाने के लिए कुछ फौजी के साथ निकल पड़ी है। आगे हम देखते हैं नैनिस्का को जो यूरोपियन और ओयो के अड्डे पर पहुंचती है और चुपके से 2-3 पहरेदारों को मार डालती है और सभी कैदियों को छुड़ाती है। थोड़ी देर बाद यूरोपियन को पता चल जाता है कि सभी कैदी छूट चुके हैं और फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वहाँ जंग छिड़ जाती है। इधर नावी को अपने लोगों के आने का पता चलता है, वह उनके मदद के लिए मलिक के कमरे से निकल पड़ती है। इधर जंग के दौरान नैनिस्का ओयो को सेनापति ओबाडी को ढूंढ रही होती है ताकि वह उससे बदला ले सके। एक तरफ देखते हैं कि मलिक और उसका दोस्त सैंटो गुलामों को लेकर नाव से भाग रहा होता है, मगर मलिक का मन बदल जाता है और वह गुलामों को आजाद कर देता है, मगर वह गुलाम सेंटो को मिलकर पानी में डुबोकर मार देते हैं। फिर हम नैनिस्का को देखते हैं जो ओबाडी को ढूंढ लेती है और उसके साथ लड़ाई करती है। ओबाडी से लड़ने के दौरान उसकी कान काट लेती है। फिर देखते हैं कि ओबाडी नैनिस्का पर धोखे से हावी हो जाता है और उसको चाकू मारने वाला होता है, मगर नैनिस्का चाकू का वार अपने हाथ पर ले लेती है और उसी चाकू से ओबाडी के सीने में चाकू घुसा डालती है और ओबाडी का वहीं प्राण खत्म हो जाता है। फिर नैनिस्का जीत का ऐलान करती है। आगे हम देखते हैं नैनिस्का और सारे अगोजी और जितने भी लोग कैद में होते हैं वह सब दहोमी पहुंचते हैं। फिर नैनिस्का अपने सुल्तान के पास जाती है और अपनी तलवार सुल्तान को देती है और कहती है कि वह इस्तीफा दे देगी, मगर सुल्तान कहता है कि अब हम पूरी तरह से ओयो के शासन को खत्म कर चुके हैं और इसका श्रेय सुल्तान नैनिस्का को देता है और फिर नैनिस्का को दहोमी का ओमेन किंग घोषित करता है और फिर सारे अगोजी मिलकर जश्न मनाते हैं और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो।